राधे राधे दोस्तों। आज की मेरी कहानी है बुढ़ापे की और बढ़ते हुए एक प्यारे से दंपत्ति की। जिस सुख के लिए तुम वहां भाग रही हो, क्या वहां उस सुख की गारंटी है? यहाँ क्या है? हेमा ने सीधा सवाल किया। यहाँ हम कुछ लेने नहीं आए हैं और जिंदगी बनिए की दुकान भी नहीं है जहाँ लाभ की ही कामना की जाए। हम अपना जीवन जी चुके हैं। बच्चों पर भार क्यों बने? तुम कुछ भी कहो, कुछ भी समझो, मुझे तो अपने देश की मिट्टी से मोह है। मोह? हेमा ने मुंह पिचकाया। गर्मी, आंधी और बरसात, इन तीनों ने मिलकर हेमा को परास्त कर दिया था। कितनी बार नहाए, कितना पसीना सुखाए। बाथरूम में जाओ तो पानी गायब, पंखा चलाओ तो बिजली गायब। जब से वह अमेरिका से आई है, भारत की आबो हवा तथा अन्य गतिविधियों ने से वो दुखी हो गई थी। कितने लाख खर्च किए, तब कहीं जाकर मनपसंद का फ्लैट मिला। 6 महीने से मिस्त्री बढ़ई सभी लगे हैं घर सजाने में सारे दिन। घर घर ची ची की आवाजें और नया पेंट जो दरवाजे खिड़कियों पर हो रहा है, उसकी गंध से दम घुटता है। दिन भर मुंह पर रुमाल रखते हुए वह शाम को कुछ देर फ्लैट से निकलकर सड़क पर आ गई। मन ही मन सोचा कि कल से मिस्त्री और बढ़ई सभी को कुछ दिनों के लिए आने से मना कर देगी। सड़क पर चलते चलते उसे अपने बेटी बेटे नाती पोती सभी की याद व्याकुल कर रही थी। अगर यहाँ मायके के लोग, भाई भाभी, बहन बहनोई नंदे न होती तो यह शहर उसे जंगल जैसा लगता। पति की जिद के चलते उसे भारत आना पड़ा था। उसका मन वही रम जाता तो यहाँ के नर्क में वह कभी भी न आती। मन में उठ रहे तूफान से वह रोने को हो गई। जब अंधेरा घिरने लगा, लाइटें जल उठी तो उसे घर की याद आई। चले उनसे मन ही मन सोचा, खाना भी तो बनाना होगा। घर का दरवाजा खुलते ही कहाँ चली गई थी? सवाल सुनते ही उसका रोम रोम जल उठा। क्यों? क्यों क्या भाई? मुझे चिंता हो रही थी। चिंता? वह मन ही मन हंसी और फिर हैरानी से पति आलोक की ओर देखती रही। पसीने से तरबतर हो रहे हो, तुम भी नहा धोकर थोड़ी देर सड़क पर घूम क्यों नहीं आते? तुम साथ चलती तो ठीक रहता। अकेले नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हें क्या हो रहा है? हारे हुए जुआरी जैसे बैठ जाते हो। हारे हुए जुआरी नहीं, हारे हुए सिपाही कहना चाहिए। अरे जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में वृद्धावस्था तक पहुंचकर स्थितियां हारे हुए सिपाही जैसी ही तो हो जाती है। खिलखिलाकर हंस दिए पति की हंसी में हेमा के मन में हरियाली की लहर सी दौड़ गई। अकेले अकेले मन नहीं लगता। शाम जब पक्षी बसेरा लेने के लिए उड़ते, तब बच्चों की बहुत याद आती। तुम्हें भी आती होगी ना? हाँ, ऐसा ही होता है। जब तुम अमेरिका में थी और मैं यहाँ, तो मुझे तुम्हारे साथ साथ सभी की याद आती थी। तुम ही बताओ, वहाँ रहने पर तुम्हें भी तो मेरी याद आती होगी। लेकिन मैं अपनी और तुम्हारी नहीं, बच्चों की बात कर रही हूँ। हेमा के स्वर में झुंझलाहट थी। बच्चे जब स्वयं बच्चों वाले हो जाते हैं, तब वे बड़े हो जाते हैं। अपने कर्तव्य और अधिकार बदल जाते हैं। हम लोग अपने जीवन का कार्य क्षेत्र पूर्ण कर चुके हैं, फिर हम अकेले कहाँ हैं? हम तुम दो हैं ना। दो जब पास पास खड़े हो तो दो नहीं 11 होते हैं। यह फिलॉसफी मुझे बहला नहीं पाती। मन के भीतर की उदासीनता हेमा के कंठ को अवरुद्ध कर रही थी। कुछ भी कहो, मुझे तो अपने देश में ही सुख शांति मिलती है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बच्चों से तुम्हारा कोई रिश्ता ना हो। रिश्ता? क्या मतलब? क्या माता पिता के रिश्ते भी बच्चों को समझाए जाते हैं? बेटा वहाँ डॉक्टर है, बच्चों वाला है, बहू भी वहाँ अच्छी पोस्ट पर है। अगर वे सभी स्वेच्छा से भारत आते हैं तो उनका स्वागत है, और यह भी तभी तक संभव होगा जब तक अपने उनके बच्चे छोटे हैं। बच्चों के बड़े होते जाने पर उनका भारत वापस आना मुश्किल हो जाएगा।
बड़े हो जाने पर उनके बच्चे वहाँ की संस्कृति में अपने आप को ढाल चुके होंगे। तब हमारे बच्चों को मन मारकर वहीं रहना होगा। इस तरह वो पीढ़ियाँ एक दूसरे से मिलने को व्याकुल होती रहेंगी। पति का कथन सत्य था, किंतु हेमा के गले नहीं उतर रहा था। उस दिन दोनों की शादी की सालगिरह थी। भाई भाभी बहन बहनोई नंद के बच्चे सभी आए हुए थे। घर में खूब शोरगुल था। भाई भतीजे नंदों के बच्चे सभी चुटकुले सुना रहे थे। आज जोड़ी जम रही है। बड़े साले ने थोड़ा रोमांटिक लिहाजे से कहा, कहाँ भाई, अब तो सींग कटा कर बछड़े में शामिल होने जैसा लग रहा है। आलोक ने थके हुए स्वर में कहा, क्या बात है यार, अभी से हथियार डाल दिए। साड़ू भाई ने चुटकी ली। हथियार क्या डालना, बेगम को भारत राज नहीं आ रहा। आलोक धीरे से बोला। हेमा, बहनोई की तेज आवाज सुनकर हेमा भागती हुई पास आई। क्या हुआ, होना क्या है, जरा पास आकर बैठो तो कुछ कहें। कहिए। वह बहनोई के पास आकर बैठ गई। इधर नहीं, उधर, आलोक के पास। शिकायतें हैं इन्हें। शिकायतें? उसने आश्चर्य से आलोक की ओर देखा। कुछ नहीं, बैठो पास में। आलोक मुस्कुराए। इस तरह से मुंह सील कर नहीं बैठ सकती। इतने बच्चे आए हैं, तुम भी हंसो बोलो। जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं वे अधिकतर चुप ही रहते हैं। फिर दूसरों की बात सुनने में जो आनंद है वह अपनी बात कहने में कहाँ। जीजा जी, आप इनसे बातें करिए, मैं बच्चों के पास जा रही हूँ। इनको बच्चों से बहुत लगाव है। आलोक ने एक लंबी सांस ली। फोन पर बेटे बहू से बात करके आ रही हूँ। उनका यहाँ इतनी जल्दी आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। छाता गैलरी में रखते हुए हेमा ने लगभग रोने वाले स्वर में कहा, तुम तो बहुत भीग गई हो। आलोक के स्वर में आत्मीयता खुली जा रही थी। बेटा फोन पर कह रहा था कि वह हमें बहुत मिस कर रहा है। मेरा तो मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। दिल कर रहा था फोन पर बात करते करते उड़कर उसके पास पहुँच जाऊं। कपड़े बदल लो, चलो कॉफी बनाते हैं। आलोक के स्वर की शीतलता ने हेमा के मन को झकझोर दिया। तुम अपने तक ही सीमित क्यों रह गए? उनकी आंखों में गुस्सा था। क्यों? क्या बच्चों के अलावा और कोई विषय नहीं है तुम्हारे पास? रात काफी हो चुकी थी। हेमा और आलोक दोनों को नींद कुछ कहने के लिए जगाए हुए थी। सुनो, मुझे बच्चों के पास अमेरिका जाना है। क्या इससे तुम्हारा अंतिम फैसला समझूं? आलोक ने धीरे से हाथ बढ़ाकर हेमा का हाथ थाम लिया। तुम पूरे दिन पसीने से तरबतर रहते हो। वो 2 टाइम नहाना भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता। हेमा ने आलोक पर हा धीरे से हाथ परे कर लिया। कुछ दिन बेटे के पास सुख से रहते थे तो मैंने यहाँ आकर क्या? मैं विदेश में पुअर ओल्ड मैन की डिग्री लेकर नहीं रह सकता। आई हेट द कल्चर। खाओ पियो और मौज करो, बस यही है जिंदगी। भौतिक सुविधाएं और युवा अवस्था की अपार धापी। और तो और दूसरे देश का युवा भी सेकंड सिटीजन। नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस। हेमा गुस्से में आई। मैं कल ही वापस जाने की तैयारी करती हूँ। तुम यहाँ रहो, यहाँ का देश राग लापते रहो। जब वहाँ आने का मन हो फोन कर देना, व्यवस्था हो जाएगी। व्यवस्था? कैसी व्यवस्था? आलोक के स्वर में बेगानापन हैरानी थी। जिस सुख के लिए तुम वहाँ भाग रही हो, क्या वहाँ उस सुख की गारंटी है? यहाँ क्या है? हेमा ने सीधा सवाल किया। यहाँ हम कुछ लेने नहीं आए और जिंदगी बनिए की दुकान भी नहीं जहाँ लाभ की कामना ही की जाए। हम अपना जीवन जी चुके हैं, बच्चों पर क्यों भार बने?
तुम कुछ भी समझो, मुझे तो अपने देश की मिट्टी से मोह है। मोह, हेमा ने मुंह पिचकाया। अगले दिन से दोनों में अव्यक्त अनबोलापन शुरू हो गया। बाहर वालों के सामने व्यवहार बिल्कुल सामान्य, भोजन, चाय, नाश्ता सब एक साथ, मगर जुबान बिल्कुल खामोश। कुछ दिन बाद क्रम टूटा। मैं परसों वापस जा रही हूँ। कहाँ? हैरानी से आलोक का मुंह का खुला रह गया। अमेरिका, बेटी के पास, हेमा ने जवाब दिया। तुमने बिना बताए तैयारी भी कर ली। किसको बताती? बुढ़ापे में हम दोनों को एक दूसरे का ही सहारा है, यह भी नहीं सोचा। सब सोचकर ही फैसला लिया है। फिर अमेरिका जाने का दिन भी जल्द ही आ गया। मेरी सवेरे 5 बजे ही फ्लाइट है, हेमा ने कहा तो आलोक ने गौर से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों ने जो कुछ हेमा से कहा उसे उसने समझ कर भी नहीं समझा। मैं एयरपोर्ट तक पहुंचा दूंगा। सवेरे सवेरे परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटे भाई से कह दिया है, वह अपनी गाड़ी से पहुंचा देगा। संवाद पर यहीं विराम लग गया। उस रात किसे नींद आई कुछ कहा नहीं जा सकता। सवेरे गाड़ी का हॉर्न सुनकर आलोक की नींद खुली तो हेमा बैग उठाकर चलती हूँ कहते हुए बाहर निकल गई। दिन निकल रहा था। छोटे साले का फोन आया, दीदी को एयरपोर्ट पहुंचा दिया है, फ्लाइट 1 घंटे लेट है। हेमा प्रतीक्षालय में बैग रखकर आराम से सोफे पर बैठ गई। अचानक उसे आभास हुआ जैसे वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठी हो। सुन्न होते हुए शरीर की सारी ऊष्मा मस्तिष्क को मंथ रही थी। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे कुरेदा। जिस मोह में वह भागकर जा रही थी, क्या वह ठीक है? बेटा बेटी दोनों वहाँ अपने अपने परिवारों में रचे बसे हैं। उनका अस्तित्व तो वहाँ होते हुए भी न के बराबर है। जब तक हाथ पैर चल रहा है सब ठीक रहेगा। कई वर्षों तक उसने वहाँ नौकरी की है, उसे अच्छी पेंशन मिलेगी। मगर उससे क्या? पैसों की तंगी तो यहाँ भी नहीं है। फिर पैसे ही तो सब कुछ नहीं होता। आलोक जाग चुके होंगे। वह सोफे से अच्छी तरह चिपक कर बैठ गई। नए घर में अभी तो सामान भी व्यवस्थित नहीं किया। वह स्वयं चकित थी कि 7 फेरे के बंधन को नकार कर वह यहाँ कैसे गई। अभी तक माँ होने के नाते उसका जो ममत्व कुचलाले मार रहा था, वह भी उसे चिढ़ाता हुआ लगा। बेटा पूछेगा पापा को अकेला छोड़ आई। जिसके मुंह में भागकर जा रही थी उसी ने पलटकर वार कर दिया था। इस वार से वह तिलमिलाई नहीं, कुछ सोचने को बाध्य हो गई। भूत भविष्य सब गड़बड़ हो गई। सिर्फ वर्तमान उसके सामने आकर खड़ा था। वर्तमान, अपना घर, अपनी गृहस्थी, अपना पति, संपूर्ण जीवन की अनुभूतियों का यदि वह बंटवारा करे तो उसका बहुत बड़ा भाग भारत में उसके घर में ही बिखरा और सजा हुआ था। जिस तरह उसके बच्चों के अपने परिवारों के प्रति फर्ज और जिम्मेवारियां हैं, उसकी अपने घर के प्रति भी तो है जिम्मेवारियां और जवाबदेही। इसमें कितना समय निकल गया उसे पता ही नहीं चला। वह आसपास की चीजों से बेखबर। वह बार बार अपने घर का जीना चढ़ रही थी। आलोक कभी ऊपर वाले पायदान पर तो कभी नीचे वाले। क्या करे क्या ना करे। हवाई जहाज जा चुका था। थैंक गॉड, उसके मुंह से निकला। अपना सामान उठाए वह बाहर आ गई। खुली हवा में उसने चैन की सांस ली और पानी की बोतल घूट घूट पीकर खाली कर दी। टैक्सी, उसने हाथ दिया। टैक्सी में बैठते ही एक पल को उसकी आंखें बंद हुई। उसे उलझन हो रही थी, घर दूर क्यों हो गया? गाड़ी धीरे धीरे क्यों चल रही है? कब वह घर पहुंच गई? कब उसने डोरबेल बजाई? उसे कुछ पता नहीं चला। अरे क्या हुआ? गई नहीं तुम? आलोक ने आश्चर्यचकित हो थे। नहीं, मैं लौट आई।
वह धम से सोफे पर बैठ गई। हुआ क्या? होना क्या था? कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने मुझे जाने नहीं दिया। हेमा थके किंतु स्थिर स्वर में बोली, मुझे पता था। क्या? यही कि तुम नहीं जा सकती। फिर उसी समय क्यों नहीं रोका? और किसने रोका? आलोक, तुम हेमा बोल नहीं पा रही थी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट